नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है रीनल फिजियोलॉजी का, वो है यूरिन फॉर्मेशन टू प्रोसेसिंग और फिल्ट्रेट इन द टिब्यूल्स। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। ठीक है, आपने इसी तरह से इसको याद रखना है कि फ्लूइड जो फिल्टर्ड होता है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द मोमेंस कैप्सूल। ठीक है, उस फ्लूइड को हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। एंड देन हमारे पास आ जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो पास करती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के जरिए से लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल ट्यूब्यूल, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट एंड देन कलेक्टिंग डक्ट इनटू द पेल्विस ऑफ द किडनी। देन जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो पास करता है कौन से कोर्सेज हैं उसके, तो यानी कि वो पास करता है वेरियस सब्सटेंसेस आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं उसमें, आर सेक्रेटेड बाय द ट्यूबुलर एपिथेलियम। रेलेटिव फ्लूइड जो है आफ्टर दिस प्रोसेसिंग एंटर्स इनटू द रीनल पैलेस एंड इज कॉल्ड द यूरिन। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है ये आपका एससीक्यू है, ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देन वाइवा में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है बेसिक मैकेनिज्म्स फॉर द ट्रांसपोर्ट थ्रू द ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ट्यूब्यूल इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये आपको बताना चाहिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या कुछ हो रहा है और पैसिव में क्या कुछ हो रहा है। यानी कि एक्टिव में एक्टिव अब्सॉर्प्शन प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, सोडियम की, कैल्शियम की, इसमें ग्लूकोज अमीनो एसिड की, सेकेंडरी एक्टिव सेक्रेशन हाइड्रोजन पोटाशियम आइंस की। ठीक है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो उसमें ऑस्मोसिस हो रही है, यानी कि वाटर एंड डिफ्यूजन हो रही है, यानी कि क्लोराइड एंड यूरिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोडियम। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अपनी एक दफ़ा बस गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, इसको भी एक दफ़ा आपने पढ़ लेना कि पिनोसाइटोसिस हो रही होती है इसमें। ठीक है, उसके बाद है ना मैकेनिज्म फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट्स, ये आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा पढ़ लेना है, बाइकार्बोनेट वाला जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक है, यानी कि 65% ऑफ द ऑल रीअब्सॉर्प्शन एंड सेक्रेशन जो है वो अकर होती है इसमें। ठीक है, ये आपको इसकी परसेंटेज पता होनी चाहिए, एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड कौन से हो रहे हैं, पैसिवली रीअब्सॉर्ब्ड कौन से हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है उसमें कौन कौन से सेक्रीट हो रहे हैं, तो उसमें एक्टिवली सेक्रीशन हो रही होती है सिर्फ, इसमें हाइड्रोजन आयन, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड द बेसिस। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं लूप ऑफ हेनले में, उनमें से हमारे पास डिसेंडिंग पोर्शन, असेंडिंग पोर्शन, थिक सेगमेंट आ जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एंड देन पता होना चाहिए कि पैसिवली सेक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, ये एक्टिवली सेक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास थिन सेगमेंट है उसमें पैसिवली रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, और जो हमारे पास थिक सेगमेंट्स है उनमें एक्टिवली रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, उसके बाद सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब्ड इन द डिल्यूटिंग सिस्टम, ये दफ़ा पढ़ लेना है। उसके बाद सब्सटेंसेस सेक्रेटेड इन लेट डिस्टल ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इसमें कौन से आयंस आ जाते हैं ये आपने पढ़ लेना है। ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है कि सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये इंपॉर्टेंट है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, और कौन कौन से सेक्रेशन हो रही है, रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, यही पॉइंट्स आपको बताना चाहिए। ठीक है, कि एक्टिवली हो रही है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, फंक्शंस ऑफ द किडनी के नेक्स्ट पार्ट्स थे। उससे नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है उसके अंदर हमारे पास एक्टिवली रीअब्सॉर्प्शन भी हो रही होती है एंड पैसिव रीअब्सॉर्प्शन भी हो रही होती है। जो लूप ऑफ हेनले है उसके अंदर हमारे पास थिक पोर्शन जो है, थिन पोर्शन जो है उसमें पैसिव रीअब्सॉर्प्शन है, और जो थिक सेगमेंट है उसमें हमारे पास एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन है। ये आपको चीज़ें एमसीक्यू के लिए पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इंसुलिन एंड पीएच, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको बस एक दफ़ा रीड आपने दे लेनी है। तो ये चीज़ आ जाती है ऑब्जर्वेटरी वॉल्यूम, ये भी एक दफ़ा आपने बस पढ़ लेना। ट्यूब्यूलर लोड जो है इसका फार्मूला आपने देख लेना है। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, इसमें डेफिनेशन बस देख लेनी है। ठीक है, ग्लूकोज की वैल्यू, फास्फेट की वैल्यू, ये जो टेबल है ये आपने अच्छे तरीके से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके एससीक्यू और एमसीक्यू भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसी तरह से इसको रट लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इसके फैक्ट्स भी और कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, मतलब ये वाला अगर आप करते हैं तो पिछला भी आपका कवर हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये जो हमने पीछे ये सारा पता है ना, एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन वगैरह ट्यूब्यूल्स कौन कौन सी है ये। ठीक है, यानी कि देखना इसमें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का बताया हुआ है कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल साइट ऑफ एक्शन में जो है हमारे पास एल्डोस्टेरोन जो होगा तो वो क्या करेगा, NaCl को इंक्रीज़ करेगा, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करेगा, और जो पोटाशियम की सेक्रेशन है उसको इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, एंड सेम एज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल थिकेस्ट एंड ग्रुप ऑफ हेनले डिस्टल ट्यूब्यूल में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है पोटाशियम की बजाय हाइड्रोजन आयन जो है उसकी सेक्रेशन इंक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स हैं और वाटर की एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास डिस्टिल ट्यूब्यूल आ जाता है। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, डिस्टिल ट्यूब्यूल क्वालिटी ट्यूब्यूल जो है क्या उनकी डिक्रीज होगा NaCl रीअब्सॉर्प्शन, और जो हमारे पास डिस्टिल ट्यूब्यूल क्वालिटी ट्यूब्यूल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स वगैरह हैं इनका क्या होगा, हमारे पास
हाँ, ये लास्ट वाला जो है उसका यहाँ पे आएगा आपको, ये वाला इधर से थोड़ा सा हमने जो है वो आगे पीछे कर दिया। तो डिस्टिल टब्यूल्स में वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। डिस्टिल टब्यूल कलेक्टिंग टब्यूल्स जो हमारे पास ये हार्मोन से रिलेट करके तो क्या हो रहा होता है कि इधर इनकी NaCl की सिक्रीशन कम हो रही होती है, रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। और उसके बाद जो पैराथायराइड हार्मोन है वो प्रॉक्सिमल टब्यूल में, थिकस एंड लिम्फोफाइल में डिस्टिल टब्यूल में क्या करते हैं, PO3 फॉस्फेटाइल की क्या होती है, डिक्रीज कर होते हैं, एंड कैल्शियम जो है वो इंक्रीज उनकी रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है। ये टेबल आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। देन हमारे पास आ जाता है थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, ये डेफिनेशन है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। उसके बाद देन ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट, ये इतना पूछा नहीं जाता लेकिन आपने एक दफ़ा पढ़ लेना, कोई MCQ वगैरह है तो आपको पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका नोट है ये आपने याद रखना है कि इन प्रॉक्सिमल टब्यूल सच सब्सटेंसेस डू नॉट हैव अ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा क्लियरेंस और मेजरमेंट ऑफ GFR, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। और उसके बाद कंट्रोल आ जाता है ECF, एक्स्ट्रासेलुलर। उसके बाद ऑस्मोलैरिटी एंड सोडियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फॉर एक्सक्रीटिंग द डिल्यूट यूरिन, इसका जो मैकेनिज्म है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो डिल्यूट यूरिन है ये आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन इसमें यूरिन की कम होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, ये जो लिखा हुआ है ना, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, कि कंसंट्रेशन यूरिन जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और डिल्यूट यूरिन जो है उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनमें दोनों में आपने इसके फॉर्मेशन में ये लिखना है, इसकी फॉर्मेशन में ये लिखना है। इसमें क्या होता है कि हाई लेवल हो जाता है, ठीक है, ADH का, हाई ऑस्मोलैरिटी होती है, रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। इस तरह से आपने इसको देख लेना। ये जो इसमें आ जाता है ना काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये MBBS PDS सबके लिए जो है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने पहले अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है भी ये ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आप अगर एक दो दफ़ा इसको पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेजर एक्टर में वेजर एक्टर का क्या फंक्शन है, ऐसा काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म, ठीक है। तो उसमें आपने ये लाइन्स वो लिखनी होती हैं, ठीक है। और अगर वैसे पूछा जाए कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है तो इसकी ये आपने डेफिनेशन याद करनी है जो मैंने लिखी हुई है, या आप भी लिख सकते हैं कि इट इज़ अ सिस्टम इन रीनल मेडुला दैट फैसिलिटेट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एज इट पासिस थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन पहले लिखनी है, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई तो आपने इसको ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने इसके स्टेप्स लिखने हैं, स्टेप्स की आपने हेडिंग देनी है, क्रिएटिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेंटेनेंस ऑफ द हाइपर ऑस्मोलैरिटी इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इन्हांसमेंट ऑफ मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी, इन तीनों की आपने पहले हेडिंग देनी है। देन फिर आपने क्या करना है, इसके जो अंदर लिखा हुआ है उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है ऑस्मोलर क्लियरेंस, ठीक है, फ्री वाटर। और ये वाली जो डायग्राम है ये आपने बना लेनी है, ठीक है, इस लूप ऑफ हेनले टाइप बनाना है आपने, ठीक है। ये डिसेंडिंग लिम्ब कह देना है, और ये इंटरस्टिशियम, ठीक है, ये वैसा रखता होगा, यहाँ पे आपके डिसेंडिंग लिम्ब होगी, यहाँ पे एंडिंग लिम्ब, ठीक है। ये क्या है, वेजल रखता, और यहाँ पे इंटरस्टिशियम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि वेजल रखता है, ये अंदर वाली साइड पे क्या है, वाटर है, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे 1200 जो है कंट्रोल, अच्छा ये आपका क्या है, यहाँ पे आपने लिखना है 350, ठीक है, 350, ठीक है। एंड देन यहाँ पे 350 वाली बेशक आप ना लिखें, ठीक है, बस आपने ये लिख देना है कि यहाँ पे अंदर जो है वाटर है, बाहर क्या है, सल्यूट्स है, ठीक है। जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें सल्यूट्स जो है वो वाटर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा होता है, सल्यूट्स जो है वो अंदर की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब में सल्यूट्स अंदर की तरफ आ रहे हैं और असेंडिंग लिम्ब में सल्यूट्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि, ठीक है। तो ये ही इसका मतलब मैकेनिज्म एक आ जाता है। तो इसको आपने यहाँ पे पढ़ लेना है। और साथ में इसका ये यू शेप होता है, ठीक है। तो ये आपने यू शेप ट्यूब बना के तो इसको बस इस तरह से थोड़ा सा लेबल कर देना ताकि आपकी पेपर में जो है इंप्रेशन अच्छा पड़े, ठीक है। यहाँ पे देखना डेफिनेशन भी लिखी, वो डेफिनेशन आपने ऐड करनी है और साथ में ये डायग्राम ऐड कर देनी है। उसके बाद देन अगर ये आपको नहीं डायग्राम थोड़ी बहुत समझ आ रही तो आप इसको जो है वो गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है, हाँ, ये जो आ जाता है ना, एक्सरसाइज फॉर सोडियम कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोलैरिटी, ये जो है ये आपका MCQ के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। दैन ऑस्मो रिसेप्टर्स, ऑस्मोडिलेशन रिसेप्टर, इनको भी आपने एक दफ़ा बस रीड आउट कर लेना है कि कोई MCQ आए तो आप कर सकें। उसके बाद ये जो आ जाता है ना, ये फ्लो चार्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसकी हेडिंग के थ्रू ही इसका जो क्वेश्चन है वो बन जाता है और आ जाता है। और रेगुलेशन ऑफ द ADH, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंक्रीज़ का क्या है, डिक्रीज़ का क्या है, इसमें से एक MCQ आता होता है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है थ्री सेंटर, एक दफ़ा पढ़ लेना है। कंट्रोल ऑफ रेस पे एक दफ़ा पढ़ लेना है। मैकेनिज्म फॉर द कंट्रोल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी, इसको जो है एक दफ़ा आपने रीड दे लेनी है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
अगला जो पेज आ जाता है थ्रेशोल्ड फॉर ड्रिंकिंग, ये आपने थ्रेशोल्ड डेफिनेशन याद रख लेनी है, ठीक है। बाकी सारे एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है। इसका एल्डोस्टेरोन इफेक्ट, ठीक है, ये जो है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद साल्ट एपेटाइट, साल्ट क्रेविंग क्या है, ठीक है, इसको आपने बस थोड़ा सा देख लेना एक दफ़ा, इसका फंक्शन पढ़ लेना और इसकी स्टिमुलेशन जो है इसको देख लेना एक दफ़ा। उसके बाद जो आ जाता है रेगुलेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम एंड एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम, ये जो है इसको भी एक दफ़ा रीड कर लेना। इसमें आपको ये जो रिसेप्टर्स लिखे हुए हैं कि फैक्टर्स रेगुलेट कौन कौन से करते हैं ब्लड वॉल्यूम को, तो आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम रिसेप्टर्स होते हैं, बेडो रिसेप्टर्स होते हैं, आर्टीरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स होते हैं, एंटीयूरेटिक हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन होता है, ठीक है। इनके फैक्टर्स के आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा आपने बस बता देना है कि इसमें फ्लूइड जब वो लॉस होता है फ्रॉम द बॉडी एंड ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज टू नॉर्मल, यानी कि इसका पूरा पैराग्राफ है, यानी कि फ्लो चार्ट्स हैं, ये अपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। वैसे कभी आए नहीं है लेकिन आपको एक दफ़ा पता होना चाहिए, ठीक है। बस एक दफ़ा आप देख लें इसको। उसका कंडीशन इन विच द ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन कौन सी है जिसमें ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हार्ट डिजीज़, पॉलीसाइथीमिया, इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ द सर्कुलेशन एंड और इससे ही रिलेटेड आपने क्या करना है, गूगल से देख लेना कि कंडीशंस विच डिक्रीजेज द ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। और इसको भी साथ यहाँ पे लिख लेना क्योंकि इसी तरह से MCQ आ जाता होता है, ठीक है, जहाँ पे इंक्रीज़ का और साथ ही डिक्रीज़ का वो पूछ लेते हैं। तो ये आपने गूगल से देख लेना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम। इसमें हमारे पास रेगुलेशन ऑफ यूरिया एंड पोटाशियम एंड अदर आयंस, ठीक है। ये जो है इसमें अपने ये वाला टेबल जो है इसको एक दफ़ा देख लेना बस, ठीक है। और ये जो पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन लिखी हुई है ना इसको, और जो फैक्टर्स है इसके, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स और इसकी जो एक्सक्रीशन है इसको बस देख लेना है और ये टेबल देख लेना है। दैन हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ द प्राइमरी एल्डोस्टेरोन एंड एडिसन्स डिजीज़, यहाँ से इतना करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। यहाँ से उसके बाद ये वाला टेबल आपने देख लेना है, ये वाला टेबल देख लेना है, ठीक है। इसके बाद ये 3 टेबल आपने देख लेना है। उसके बाद आ जाता है आपके पास रेगुलेशन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस। ये जो एसिड बेस बैलेंस है ना आपकी, ये आपने बायोकेमिस्ट्री जो है वहाँ पे भी पढ़ा है, ठीक है। वहाँ पे आपका जो चैप्टर है एसिड बेस का, वहाँ पे आपने जो पढ़ा है ना, अगर उसी को ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर देता है ना, उधर भी कुछ रीनल के रिलेटेड लिखा हुआ है एक दो पैराग्राफ, ठीक है, वो भी आपने पढ़ लेना। और वही तकरीबन चीज़ें अगर आप वहाँ पे इसको साथ रिवाइज कर लेना तो आपको हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे भी आपको पता है कि डेफिनेशंस लिखी हुई हैं एसिड बेस बैलेंस क्लोसिस, इनकी डेफिनेशंस आपने देख लेनी है, ठीक है। अगर वहाँ पे नहीं आपको सही नजर आ तो यहाँ पे देख लेनी है, यानी कि जैसे आपको ईजी लगे आपने तो एक दफ़ा इसको पढ़ लेना। इसमें वैसे इतना खास पेपर आ जाता है कभी, लेकिन इतना खास नहीं आता, ठीक है, कभी कभी आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो सारा लिखा हुआ है ना मैकेनिज्म वगैरह, ये आपने एक दफ़ा चाहे यहाँ से पढ़ ले चाहे वहाँ से पढ़ लें, ठीक है। और इस वजह से मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ वो डेफिनेशंस और ये बफर सिस्टम है, ठीक है। और उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट है एंड बाकी जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अल्किलोसिस, ठीक है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, मेटाबॉलिक अल्किलोसिस, ठीक है। तो ये आपको इसकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है उसमें क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन का रेट डिक्रीज़ करता है और उसकी कॉजेज़ ये होती हैं। रेस्पिरेटरी अल्किलोसिस में क्या होता है कि पल्मोनरी रेट वेंटिलेशन इंक्रीज़ करता है और उसका जो कॉजेज़ हैं वो ये आ जाती हैं। मैकेनिज्म आपने देख लेना ठीक है। यहाँ पर भी इसी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो वहाँ पे नहीं उसको यहाँ से एक दफ़ा देख लेना, कि एक दफ़ा आपने पास पढ़ लेना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता होता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आता है ऐसा MCQ याद आया, आई होप सो कि SCQ नहीं इसमें से आया, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है ये वाला जो है, इसको आपने एक दफ़ा देख लेना, ये जो एनाइन गैप है, ठीक है, ये आपका उधर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना इसको क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद देन आपने ये वाला जो टेबल है इसको देख लेना एनाइन गैप के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ द एसिडोसिस एल्किलोसिस ऑन द बॉडी, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए फैक्ट्स इसके, ठीक है, MCQ के लिए। उसके बाद देन ट्रीटमेंट ऑफ द एसिडोसिस एंड एल्किलोसिस, ठीक है, इफेक्ट्स, ट्रीटमेंट, ठीक है, डायग्नोस वगैरह इतना करने की जरूरत नहीं है। रेस्पिरेटरी कंपोजिशन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको बेशक एक रीड दे लीजिएगा, इसको एक रीड दे लेना, ठीक है। और ये वाला टेबल आपने कर लेना है एंड देन इसमें से रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्किलोसिस एसिडोसिस फॉर्मेशन एंड देन इसमें से बफर सिस्टम। और उसके बाद ये जो इसकी शुरू वाली डेफिनेशंस लिखी हुई हैं ये आपको पता होनी चाहिए, और सिस्टम कौन से रेगुलेट कर रहे हैं, एसिड बेस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रीनल सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको सिस्टम्स के पता होना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा करके तो बता देती हूँ, ठीक है।
एक इसमें से बाकी जो इंपॉर्टेंट प्लाज्मा क्लियरेंस की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद इसकी वाला ये वाला टेबल वैसा रखता है, ये वाला पूरा पढ़ना है आपने अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वही बस आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी, क्या इंक्रीज़ करिए क्या डिक्रीज़ करिए, एंड फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, ठीक है, इसके दोनों स्टेप एक दफ़ा देख लेने हैं। और पिछले जो वीडियो है वो मैंने आपको अपलोड कर दी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, जिससे नहीं देखी वो जाके देख सकता है, ठीक है। इसमें से ये हार्मोन वाला जो टेबल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बस इतना सा चैप्टर है आपका, या अपने अच्छे से केस करना है। और ये जो आपका बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर है ना, ये BDS में नहीं आता होता, MBBS में इसमें से क्वेश्चन आ जाते होते हैं, इनके डेफिनेशन ही मोस्टली वही आ जाती हैं। BDS में ये ऑस्मोसिस प्रेशर वगैरह जो इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा देख लेनी होती है। और ये आपको जो वॉल्यूम की लिखी हुई है ना, ये टोटल बॉडी वाटर एंड डेली इनटेक वाटर, ये आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह एक दफ़ा देख लें, इंटरसेलुलर फ्लूइड में कौन से होते हैं और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन से होते हैं, बाकी इतना इसको करने की ज़रूरत नहीं है। और देन आपको कोई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपने जो है इसका वो लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो आपके फ्लो चार्ट्स वगैरह हैं वो टेलीग्राम पेज पर भी अपलोडेड है, आप वहाँ पर उसको ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। वरना अगर आप को वो नहीं मिल रहा तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको जो है FB पेज पर अपलोड कर दूँगी बाकी चैप्टर्स के भी, ठीक है।